हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन स्मार्ट प्रोप्टेड क्लासेस। इस वीडियो सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे थे डीएलएड 4 सेमेस्टर के हिंदी प्रश्न पत्र को। इससे पहले के वीडियोज़ में हमने ऑब्जेक्टिव हिंदी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इसमें हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हों और अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है। यानी जो विनय पत्रिका रचना है इसके रचयिता कौन है, इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हैं तुलसीदास। आधुनिक युग के कुछ यानी आधुनिक युग के प्रमुख कवियों के नाम बताइए। इस जो हिंदी काव्य का जो युग था उसे हम 4 भागों में बांटते हैं, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल। तो आधुनिक काल के कुछ कवियों के नाम बताने हैं आपको। इसमें जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये सभी आधुनिक युग के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्ग, हलंत और अनुस्वार बताइए। यानी इसके चिन्ह बताना है आपको कि विसर्ग का चिन्ह किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, हलंत का चिन्ह किस प्रकार होता है और अनुस्वार का चिन्ह किस प्रकार होता है। तो विसर्ग के लिए हम 2 बिंदी का यूज़ करते हैं और विसर्ग के लिए और हलंत के लिए हम शब्द के नीचे एक ऐसे चिन्ह एक लगाते हैं जिसे हम हलंत कहते हैं। यानी हलंत का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी व्यंजन को हमें स्वर रहित व्यक्त करना होता है। यानी जब किसी वर्ड को हम स्वर रहित व्यक्त करते हैं कि उसमें स्वर नहीं है, तब उसके नीचे हम हलंत लगा देते हैं। अनुस्वार को हम बिंदी के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालका, साह और अश्वाह में लगा चिन्ह क्या है। यानी जो इन शब्दों में जो 2 बिंदु लगी हैं पीछे, ये क्या है। तो ये विसर्ग है और विसर्ग का प्रयोग ज़्यादातर संस्कृत में ही किया जाता है, लेकिन हिंदी के भी कुछ वर्डों में जो है विसर्ग का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको इसमें कोई किसी प्रकार की डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छात्र विद्यालय स्वागतम प्रत्येक फलम में उचित विसर्ग और हलंत का प्रयोग कर सही शब्द बनाइए। यानी जो छात्र शब्द है, विसर्ग, विद्यालय है, स्वागतम है, प्रत्येक है, फलम है, इनमें हमें विसर्ग और हलंत का प्रयोग करके इन्हें सही बनाना है। यानी किस चीज़ में हलंत लगाया जा सकता है और किस में विसर्ग की आवश्यकता है, उसे प्रयोग करके हमें इसे सही शब्द बनाना है। तो छात्र में हम हलंत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसमें हम विसर्ग का प्रयोग करेंगे, क्योंकि छात्र में हलंत का प्रयोग जब हम करेंगे तो ये शब्द गलत हो जाएगा। तो इसमें हम हलंत का प्रयोग करेंगे तो ये छात्रा हो जाएगा और इसका अर्थ भी सेम रहेगा। नेक्स्ट है विद्यालय। विद्यालय में भी हम हलंत न लगा के विसर्ग का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद है स्वागतम। स्वागतम में हम विसर्ग का प्रयोग न करके हलंत का प्रयोग करते हैं। और प्रत्येकम में भी हम हलंत का प्रयोग करेंगे और फलम में भी हम हलंत का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल युग या प्रसाद युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। यानी जो शुक्ल युग है उसे ही प्रसाद युग या फिर छायावादी युग कहा जाता है। तो इसके 2 नाटककार जो थे, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इस युग के 2 प्रसिद्ध नाटककार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के किन्हीं 5 एकांकीकारों के नाम बताइए। तो एकांकीकारों में थे जो हिंदी साहित्य के एकांकीकार थे, उनमें विष्णु प्रभाकर, उपेंद्र नाथ अस्क, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रमुख एकांकीकार थे। नेक्स्ट है, हिंदी के प्रमुख जीवनी लेखकों के नाम लिखिए। यानी हिंदी के कुछ जीवनी लेखक थे, उनके नाम बताने हैं आपको। बाबू गुलाब राय, विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा, अमृत राव, ये हिंदी के जीवनी लेखक थे। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा की किन्हीं 5 रचनाओं के नाम लिखना है। यानी महादेवी वर्मा की किन्हीं 5 रचनाओं के नाम लिखना है। तो इनमें महादेवी वर्मा की जो मुख्य रचनाएं जैसे नीरजा, निहार, दीपशिखा, यामा, रश्मि, सांध्य गीत, ये सभी महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है सूरसागर, शूर शारावली और साहित्य लहरी, जो बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं और अक्सर पूछी जाती हैं।
सबसे ज़्यादा जो रचना पूछी जाती है वो शूरसागर होती है, यानी शूरसागर मैक्सिमम बार एग्जाम्स में पूछी जाती है कि शूरसागर किसकी रचना है। और वैसे तो ये तीनों रचनाएं ही बहुत महत्वपूर्ण हैं और अक्सर एग्जामों में ये पूछी जाती हैं कि शूरसागर, शूरसारावली और साहित्य लहरी किसकी रचना है। तो ये रचना है सूरदास की, यानी शूरसागर, साहित्य लहरी और शूरसारावली की जो रचयिता हैं वो सूरदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के एक एक समानार्थी लिखना, यानी जो शब्द दिए गए उसके एक एक पर्यायवाची लिखने से। खग, खग मीन्स पक्षी होता है तो खग का पक्षी हो जाएगा। बिहक भी लिख सकते हैं आप। धरती, धरती का धरा। वसुंधरा, जो आपको याद हो वो लिख सकते हैं आप, यानी धरती का धरा भी लिख सकते हैं, वसुंधरा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोरूह शब्द का क्या अर्थ है, यानी सरोरूह का क्या अर्थ है। तो सरोरूह का अर्थ है कमल की भांति, यानी कमल की तरह, कमल की भांति। नेक्स्ट है, तुलसीदास के गुरु। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? तुलसीदास जी के गुरु नरहरि दास थे। हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखे, तो नाटक, कहानी। इसके अलावा भी अन्य विधाएं भी आप लिख सकते हो, निबंध, एकांकी या फिर अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत विधा शब्दों के, ये जो कुछ संस्कृत के शब्द दिए गए हैं उनमें से उनके आपको हिंदी लिखनी है, जैसे तड़ाक, तड़ाक का तालाब या फिर सरोवर। नृपा, नृपा का राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हलंत के प्रयोग से वर्ड या फिर अक्षर आधा हो जाता है या पूरा हो जाता है, ये पूछा गया है। तो जब हम किसी शब्द में, किसी वर्ड में हलंत लगा देते हैं तो वो वर्ड जो है वो आधा हो जाता है, ना कि पूरा। तो इसका सही आंसर होगा कि वर्ड आधा हो जाता है। नेक्स्ट है, माँ में माँ वर्ड अक्षर पूरा अथवा आधा किस रूप में पाया जाएगा। तो माँ में ये जो माँ वर्ड होगा वो आधा पाया जाएगा। वंश और अंश में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया? तो अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। समस्त भाषाओं की जननी कौन सी भाषा है? तो समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर एग्जाम से में पूछा जाता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। पारलौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद करना है, जिसे आप इसके विस्तृत रूप में देख सकते हैं। इस प्रकार से ये लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म उज्जैन जिले के देवास तहसील के गांव में सन 1892 में हुआ था। डॉक्टर विद्यानिवास की प्रमुख रचनाएं कौन सी थी? जिनके निबंध संग्रह भी थे और कुछ शोध विषय थे। निबंधों में संचारणी, परंपरा बंधन, दूब और अक्षत, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, वसंत आ गया है कोई उत्कंठा नहीं, मैंने सिल पहुँचाई, आंगन का पक्षी और बंजारा मन, तुम चंदन हम पानी, चितवन की छाँ, कदम्ब की फूली डाल आदि। इनकी ये जो रचनाएं हैं सारे निबंध संग्रह हैं ये। और कुछ शोध भी लिखे थे इन्होंने, जैसे पाणिनि व्याकरण की विश्लेषण पद्धति, इनकी शोध रचना थी ये, यानी रिसर्च बेस्ड थी। नेक्स्ट है, इन्होंने कुछ साहित्यिक रचनाएं भी की हैं और भाषा विज्ञान से संबंधित रचनाएं भी इन्होंने की है, जैसे हिंदी की शब्द परंपरा, रीति विज्ञान आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिशंकर परशाई कौन थे? हरिशंकर परशाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था और ये एक व्यंग्यकार थे, यानी परशाई जो है मुख्यतः वो व्यंग्यकार थे, व्यंग्य विधा की रचना करते थे। इन्होंने अपने यथार्थ व्यंग्य में घूसखोरी, स्वार्थ, भ्रष्टाचार आदि पर चुटीली भाषाओं में व्यंग्य किया था। पगडंडियों का ज़माना, इनकी रचनाएं हैं। पगडंडियों का ज़माना, सदाचार का ताबीज़, जैसे उनके दिन फिरे, निठल्ले की डायरी, तट की खोज आदि इनकी रचनाएं थी। नेक्स्ट है, वियोगी हरि का साहित्यिक परिचय दीजिए, यानी जो वियोगी हरि हैं उनका साहित्यिक परिचय आपको देना है कि उनका साहित्य में क्या परिचय है। तो वियोगी हरि का जन्म 1896 में छतरपुर यानी मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और सन 1932 में ये साहित्य साधना से हटकर इन्होंने हरिजन सेवक संघ, गांधी स्मारक विधि और भूदान आंदोलन से ये जुड़ गए थे। इनकी जो रचनाएं थी, प्रेम शतक, प्रेमांजलि, वीर हरदौल, छद्म योगिनी, ये नाटक है इनकी। मेरा जीवन प्रवाह, इनकी जो आत्मकथा है वो मेरा जीवन प्रवाह है। आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना आत्मकथा है, तो ये वियोगी हरि की है। मई 1988 में इनका देहावसान हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटी न जाके पाँव बिवाई, सो का जाने पीर पराई, यानी ये जो लोकोक्ति है, कहावत है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है जिनके पैर में बिवाई हो जाती है, इस कारण जो पीड़ा होती है
उस पीड़ा को अन्य कोई नहीं समझ सकता। उसी प्रकार दुख या पीड़ित व्यक्ति का दुख कोई अन्य नहीं समझ सकता। यानी जिस प्रकार बीवाई जो पैरों में फटती है उसका दर्द वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके पैरों में वो फटी होती है। उसी प्रकार जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसका दर्द वही व्यक्ति समझ सकता है, न कि कोई अन्य। नेक्स्ट है अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण देना है। अनुप्रास अलंकार के एक उदाहरण लिखने के लिए बोला गया है। तो जब अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहाँ एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार यानी कि जब वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण हो सकता है, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। ये पंक्तियाँ जो हैं इसमें चा की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है आकर्षण, कृतज्ञ, जागृत, मुक्ति शब्दों का विलोम लिखिए। तो आकर्षण का होगा प्रतिकर्षण, जागृत का सुषुप्त, कृतज्ञ का कृतघ्न और मुक्ति का बंधन। जो अपने से उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द लिखना है, तो उसके लिए जो शब्द है वो है स्वयंभू, यानी जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो। और छा का संयुक्त वर्ण किन शब्दों से मिलकर बना है, तो का और शा से मिलकर छा बनता है। नेक्स्ट है निराला जी की प्रमुख काव्य रचना कौन कौन सी है। तो निराला जी की कुछ रचनाएं हैं, जैसे गीतिका, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, अर्चना, परिमल, आराधना, गीतिकुंज, नए पत्ते, अपरा। जिनमें से तुलसीदास जो रचना है ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि तुलसीदास किसकी रचना है। तो तुलसीदास निराला की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में बिहार प्रांत में मुंगेर जिले के सिमरिया घाट में हुआ था। इनका जन्म 1908 में बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था और इनकी मुख्य रचनाएं कौन सी हैं। तो सूरदास का जन्म आगरा के निकट रुनकता नामक गांव में संवत 1535 बिक्री में हुआ था। यानी संवत में 1535 था और अगर सन में उसे देखा जाए तो 1478 ईस्वी था। इनकी प्रमुख रचनाएं थी सूरसागर, शूर शारावली और साहित्य लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैगोर की रचनाएं कौन कौन सी हैं, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर की मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो टैगोर की जो प्रसिद्ध रचना है वो गीतांजलि है, जिस पर 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही जनगण मन अधिनायक जय है यानी जो राष्ट्रगान है अपना उसकी रचना की है। और इसके अलावा बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है अमार सोनार बंगला, उसकी रचना भी टैगोर ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं कौन कौन सी हैं। मुंशी प्रेमचंद की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला आदि जो है इनके उपन्यास हैं। और नमक का दरोगा, पूछ की रात, ये सब इनकी कहानी संग्रह यानी कहानियों ये कहानियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश उपाध्याय का सामान्य परिचय दीजिए। तो रमेश उपाध्याय के आधुनिक हिंदी कहानीकारों में इनका नाम उल्लेखनीय है और इनका जन्म एटा के बधारी गांव में हुआ था और इन्होंने साप्ताहिक हिंदुस्तान और नवनीत में उप संपादक के पद पर भी कार्य किया था। यानी जो साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका थी और नवनीत उसमें ये उप संपादक का कार्य करते थे। इस समय आप दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। नदी के साथ शेष इतिहास यानी ये इनकी रचनाएं हैं। बदलाव से पहले और पेपर वेट नामक इनकी जो रचनाएं हैं वो उल्लेखनीय हैं और ये प्रेजेंट में दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संक्षिप्त परिचय देना है। ये जो इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आंसर हमें 30 वर्ड में लिखने होते हैं, यानी 30 शब्दों में लिखने होते हैं, इसलिए हमें बहुत ही संक्षिप्त रूप में अपनी बातों को लिखना होता है। नेक्स्ट तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो संक्षिप्त परिचय है उसे भी हमें 30 to 40 वर्ड में ही लिखना होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उन महान पुरुषों में थे जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और ये किसान के सादगी पसंद बेटे थे। हाई कोर्ट के निर्भीक वकील थे, यानी ये पेशे से वकील थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और हिंदी के अनन्य भक्त और सजग साहित्यकार थे और इनका संबंध बिहार राज्य से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री रामचरितमानस नामक काव्य की रचना किसने की थी।
तो श्री रामचरितमानस काव्य जो है उसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास थे। बिहारी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बिहारी जी का जन्म 1603 के लगभग मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था इनका जन्म। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के गोविंदपुर बसुआ नामक स्थान पे हुआ था, यानी बसुआ गोविंदपुर जो गांव था वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। उर्मिला की रचयिता कौन है? तो उर्मिला जो रचना है उसके रचयिता हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला क्वेश्चन है शरद जोशी का सामान्य परिचय दीजिए। तो शरद जोशी का जन्म 1931 में उज्जैन के मध्य प्रदेश में हुआ, यानी मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। जोशी जी हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे और इनकी जो व्यंग्य रचनाएं थी जैसे एक गधा उर्फ अलादा दखा, अंधों का हाथी आपके प्रसिद्ध नाटक हैं, यानी इनकी रचना नाटक हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियाँ, राह किनारे देख, दूसरी सतह पर इनके प्रमुख व्यंग्य थे और इनका निधन 1991 में हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे शिवमंगल सिंह सुमन के बारे में। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 1916 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था और इनके काव्य संग्रह थे हिल्लोल, पर आंखें भरी नहीं, जीवन के गान, प्रलय सृजन और विश्वास बढ़ता ही गया, ये इनकी रचनाएं थी। अगला क्वेश्चन है कि राम नरेश त्रिपाठी का सामान्य परिचय दीजिए। तो राम नरेश त्रिपाठी का जो जन्म है वो 1881 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ था। जौनपुर का जो एक गांव है कोयरीपुर, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था और इनकी रचनाओं में नवीन आदर्श और नवयुग का संकेत दिया गया है। आपके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई उनमें से जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी वो है पथिक, मिलन, खंडकाव्य इनके, और 1962 में इनका देवावसान हुआ था। इनका निधन 1962 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेवी वर्मा के बारे में। ये महादेवी वर्मा की साहित्यिक रचनाओं कौन कौन सी है हमें लिखना है। तो इनकी साहित्यिक रचनाओं में कुछ गद्य रचनाएं हैं और कुछ पद्य रचनाएं हैं। तो इनका जो कविता संग्रह यानी पद्य रचनाएं हैं वो है रश्मि, निर्जा, शांत गीत, निहार, यामा और दीपशिखा। और इनकी गद्य रचनाओं में है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, हिंदी विवेचनात्मक गद्य। नेक्स्ट हम देखेंगे सियाराम शरण गुप्त का संक्षिप्त परिचय। सियाराम शरण गुप्त का जन्म 1895 में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था, यानी उत्तर प्रदेश में। आपने कई कविता, उपन्यास और निबंधों की रचना की है। इनके उपन्यास में नारी की सहनशीलता, आदर्श और सरलता का वर्णन है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं मौर्य विजय, दुर्वाचल, आत्मोत्सर्ग, गोद, नारी आदि। ये इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसखान की रचनाओं का संक्षिप्त वर्णन दीजिए, यानी रसखान की जो प्रसिद्ध रचनाएं थी उनके नाम आपको इसमें लिखने हैं। रसखान की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं थी जैसे सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और राग रत्नाकर, जिसमें सबसे प्रसिद्ध जो है वो है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका रसखान की रचना थी और सुजान रसखान और राग रत्नाकर भी रसखान की रचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार पूर्ण सिंह का सामान्य परिचय दीजिए। सरदार पूर्ण सिंह जो कि एक लेखक थे, इनका संक्षिप्त परिचय लिखना है आपको। तो सरदार पूर्ण सिंह का जो जन्म है वो 1881 में हुआ था और इनका निधन 1931 में हुआ था। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं थी जैसे मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म 1927 में बस्ती में हुआ था। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन का संक्षिप्त परिचय दीजिए, यानी नागार्जुन का संक्षिप्त में परिचय लिखना है। तो वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का जन्म 1910 में बिहार के दरभंगा ज़िले में हुआ था। इनका यानी इनका पूरा नाम जो था वो वैद्यनाथ मिश्र था, नागार्जुन इनका उपनाम था। इनका जन्म 1910 में बिहार के दरभंगा में हुआ था और इनकी कुछ रचनाएं थी जैसे युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली। यानी ये बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिन्हें आप ध्यान से याद रखेंगे कि प्यासी पथराई आंखें, युगधारा या फिर सतरंगी पंखों वाली ये जो रचनाएं हैं, इसकी ये काव्य जो संग्रह है इनकी रचना किसने की थी। तो इनकी रचना नागार्जुन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश शंकर विद्यार्थी का संक्षिप्त
यही गणेश शंकर विद्यार्थी पर संक्षिप्त लेख लिखना है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 1890 में प्रयाग में हुआ था, यानी प्रयागराज में हुआ था। आप पत्रकार थे, ये पत्रकार थे। इन्होंने सरस्वती पत्रिका, अभ्युदय पत्रिका में भी कार्य किया और कुछ समय तक इन्होंने प्रताप साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। इनकी भाषा सशक्त और शैली ओजपूर्ण, गंभीर एवं वक्रता प्रधान थी। इनका निधन 1931 में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय से गंगा निकलती है, यानी ये वाक्य है हिमालय से गंगा निकलती है, तो इसमें कारक कौन सा है? तो हम जानते हैं कि यदि हम कोई वस्तु किसी चीज़ से दूर होती है यानी बिछड़ती है और तो उसमें अपादान कारक होता है। तो इस यहाँ पे जो हिमालय से गंगा निकलती है यानी गंगा हिमालय से दूर जा रही है, तो इसमें अपादान कारक होगा। पुष्प शब्द के 4 पर्यायवाची लिखिए। तो पुष्प के अन्य पर्यायवाची सुमन, कुसुम, फूल, प्रसून, ये सभी पुष्प के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है संधि, सुगम, सूक्ष्म, स्वतंत्र शब्दों के विलोम लिखिए। तो संधि का विग्रह हो जाएगा, सुगम का दुर्गम, सूक्ष्म का स्थूल और स्वतंत्र का परतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयन और नायक शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। यानी नयन और नायक जो शब्द हैं उनका संधि विच्छेद करना है। तो नयन का ने धन अन हो जाएगा, ये दोनों में अयादि संधि है। नय धन अक नायक और ने धन अन नयन। सम उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो सम उपसर्ग लगाकर 4 शब्द हैं, ऐसे सम धन गीत संगीत, शम धन चार संचार, सम धन मान सम्मान और शम धन अर्थ समर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द एक या अनेक अक्षरों के योग से बनता है, यानी जब एक या अनेक अक्षरों को मिला के हम कोई अर्थपूर्ण शब्द अर्थपूर्ण रचना करते हैं तो उसे हम शब्द कहते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।